अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद मुस्तफ़ा मुग़ल आपको इत्तेदाल न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, जैसे आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के ताल्लुकात आपस में कशीदा 2014 से होना शुरू हो गए थे, और आज जिस दिन मैं शूटिंग कर रहा हूँ इस दिन इतने कशीदा हो चुके हैं कि रूस ने यूक्रेन के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जैसे ही ऐलान जंग किया, उसी के घंटा 2 घंटे बाद रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर अंधाधुंध बमबारी शुरू कर दी। तो इस जंग की वजह क्या है? रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया? रूस और यूक्रेन जो 1991 के बाद एक दोस्त बन गए थे, वो आपस में एक दूसरे के इतने सख्त दुश्मन क्यों बन गए? अमेरिका ने यूक्रेन को जंग पर उकसाकर मैदान जंग में उसे तनो तनहा क्यों छोड़ दिया? अगर आप इन सब बातों को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखें। ये 2012 की बात है कि यूक्रेन के सदर के पास, जो उस वक्त का सदर था, उसके पास एक मुआहदा आया। ये मुआहदा था यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड करने का, लेकिन इसका एक नुकसान था, वो ये कि अगर यूक्रेन का सदर ये मुआहदा, तिजारती मुआहदा जो था, ये साइन कर देता तो उसके रूस के साथ ताल्लुकात ख़तरे में पड़ जाते। लेकिन यूक्रेनी सदर ये नहीं चाहता था कि रूस, जो उसका एक बड़ा तिजारती साथी है, उसके साथ उसके ताल्लुकात कशीदा हों। चुनाचा उसने 2 साल इस मुआहदे पर सोचा, मगर आखिरकार इनकार कर दिया। ये इनकार उसको बहुत भारी पड़ा। फरवरी के महीने में 2014 को यूक्रेन की आवाम सड़कों पर निकल आई और इनकलाब आ गया। इस इनकलाब ने यूक्रेन की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और एक मुखालिफ, यानी पहले जो प्रो रशियन हुकूमत थी, वो एक एंटी रशियन हुकूमत में तब्दील हो गई। इसके रद्द अमल में रूस ने भी यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया। इस जंग में रूस ने क्रीमिया के एक अहम खित्ते पर कब्ज़ा कर लिया। डोंबास का एक अहम तरीन सनती शहर भी उनके कब्ज़े में आ गया, जबकि लुहांस्क और डोनेट्स्क में प्रो रशियन रेवोल्यूशन आई और उनसे ये इलाके आज़ाद हो गए। 2022 में रूसी सदर ने ऐलान किया अपनी फ़ौजी मशकों का, जो कि यूक्रेन की सरहदों के करीब थी। इससे यूक्रेन को ये समझ आ गई कि रूस बहुत ही जल्द जंग छेड़ देगा। सिर्फ यूक्रेन को समझ ना आई, बल्कि अमेरिका को भी ये बात समझ आ गई कि रूस को जंग से रोकना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन के साथ जंग नहीं लड़ी। अमेरिका ने यूक्रेन को जंग पर उकसाया और उसे लगा कि अगर रूस मुझ पर हमला कर देगा तो मेरे साथ अमेरिका है, मेरे साथ नेटो है, मैं रूस को शिकस्त दे दूंगा और रूस को वापस उसके घर भेज दूंगा। लेकिन ऐसा ना हुआ। 24 फरवरी को व्लादिमीर पुतिन ने अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा, हमारे मामलात में जो भी मुदाखलत करेगा, हमारे मुल्क के लिए ख़तरात पैदा करेगा, तो हमारे लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि रशिया का रद्द अमल फ़ौरन होगा, और हमारे मुखालफिन को यह बात याद रखनी होगी कि यह रद्द अमल ऐसा होगा जो कभी उन्होंने तारीख़ में भी नहीं देखा होगा। इसके बाद उन्होंने लुहांस्क और डोनेट्स्क की रियासतों को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत तस्लीम कर लिया। इसके बाद रूस के इत्तेहादी ममालिक जैसे कि शाम, हिजबुल्लाह तंजीम, क्यूबा की हुकूमत और वेनेजुएला की हुकूमत ने भी इन इलाकों को खुद मुख्तार रियासत तस्लीम कर लिया। इसके बाद रूस ने यूक्रेन की ईस्टर्न, साउथर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर धावा बोल दिया। इसके बाद रूसी फ़ौज ने चेरनोबिल एटॉमिक प्लांट, जिसका सबका नाम व्लादिमीर लेनिन एटॉमिक प्लांट था, जहां पर एक मशहूर ज़माना चेरनोबिल डिज़ास्टर हुआ था, जिसकी वजह से उसका करीबी इलाका प्रिपियात एक घोस्ट टाउन बन गया था, उस प्लांट के साथ उसके एक्सक्लूजन जोन पर भी कब्जा कर लिया, जो 30 किलोमीटर का एक जोन है। अब यूक्रेन की हुकूमत सिर्फ तनो तनहा रूस का मुकाबला कर रही है, जो कि बहुत नामुमकिन है, क्योंकि रूस के सामने कोई ताकत नहीं खड़ी रह सकती। ना यूक्रेन के सदर ने कहा है कि अमेरिका और नेटो मुझे मैदान जंग में तनो तनहा छोड़ गए हैं, जबकि अमेरिका सिर्फ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा तक ही महदूद होकर रह गया है। बीबीसी और CNN के मुताबिक रूस ने कोई इस तरह की बमबारी की है कि हज़ारों लाखों लोग मर गए हैं, मगर हकीकत में इसके बरक्स हुआ है। रूस ने इतनी बमबारी नहीं की जितनी बीबीसी और CNN में बताई जा रही है। हाँ, रूस ने शहरियों पर बमबारी की, फ्लैट्स पर बमबारी की, अपार्टमेंट्स पर बमबारी की, मकामी आबादी पर लोगों को मारा, लेकिन इस तरह नहीं मारा जिस तरह बीबीसी और CNN और मगरबी मीडिया दिखा रही है। क्योंकि जब वो जंग हारने लग जाते हैं यूरोपीय ममालिक, तो उनका यही एक प्रोपेगेंडा वो यूज़ करते हैं कि वो सोशल मीडिया के तहत मुल्कों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं, झूठी बातें करना शुरू कर देते हैं। अभी जैसे कि खबर आई है कि चेचनिया, जहाँ पे मुसलमान फ़ौजी रूस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उन्होंने 10,000 फ़ौजी भेजे हैं अमेरिका के इत्तेहादी, सबका इत्तेहादी, अब तो मैं उन्हें कहूँगा यूक्रेन को, क्योंकि अमेरिका ने उसका साथ नहीं दिया।
यूक्रेन की मदद के लिए भेज दी हैं। तो यहाँ पे एक सवाल है कि चेचनिया के फौजी क्यों आए हैं? क्या अमेरिका ने उनकी मदद की थी जब वो आज़ादी की जंग लड़ रहे थे? क्या यूक्रेन ने उनकी मदद की थी जब वो आज़ादी की जंग लड़ रहे थे? क्या मगरबी किसी और ममालिक ने उनकी मदद की थी जब वो आज़ादी की जंग लड़ रहे थे? तो क्यों आएंगे? कॉमन सेंस की बात है। जब उन्होंने इनकी मदद नहीं की थी तो वो आके मदद क्यों करेंगे इनकी, चेचनिया के फौजी इनकी? तो ये भी एक सरासर झूठ है रूस को प्रेशराइज करने का। और जैसे कि शुरू में जंग शुरू होने से पहले 19-20 फरवरी को अमेरिका कि अगर रूस ने हमला किया तो तीसरी आलमगीर जंग छिड़ जाएगी, हम यूक्रेन को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, नेटो में शामिल तमाम ममालिक यूक्रेन की मदद करेंगे, रूसी जारहियत का मुकाबला करेंगे। मगर जैसे ही रूस ने जंग का ऐलान कर दिया और कहा कि अगर तीसरी आलमगीर जंग होती है तो हो, मुझे से कोई फ़र्क नहीं, तो ये सारे चूहे डर के भाग गए। इन्होंने मुकाबला ही नहीं किया क्योंकि इनको लगता था कि रूस इनकी बातों से डर जाएगा। लेकिन ये वो रूस नहीं है जो 1991 में था। ये अब व्लादिमीर पुतिन का रूस है जिसको उसने 21 साल लगा के दोबारा एक मुस्तहकम मुल्क बनाया है, एक पावरफुल मुल्क बनाया है, एक सुपर पावर बनाया है। रूस ने उसके कई ओब्लास्ट, यानी यूक्रेन में सूबे को ओब्लास्ट का नाम दिया जाता है, कई ओब्लास्ट में जंग ऑफेंसिव यानी हमला शुरू किया और बहुत सारों पे कब्जा कर लिया। अब एक खबर के मुताबिक रूसी फौज पार्लियामेंट, यूक्रेन की पार्लियामेंट जो कीव उनके दारुल हुकूमत में वाक़ है, उससे सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। अमेरिका के मुताबिक रूस की फौज इतवार 27 फरवरी को यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर काबिज हो जाएगी। मगर एक सवाल ये भी है, क्या रूस अपना कब्जा बरकरार रखेगा क्या, या फिर रूस एक कठपुतली हुकूमत ले आएगा? तो इसका जवाब यह है कि रूस अपना कब्जा बरकरार नहीं रखेगा, क्योंकि रूस का कब्जा बरकरार रखने का कोई जवाब नहीं है। वो सिर्फ एक प्रो वेस्टर्न, प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने अपनी फौज उसने भेजी है, ना कि ऑक्युपाई करने के लिए। जैसे ही रूस कब्जा कर लेगा तो एक अपनी कठपुतली हुकूमत यूक्रेन के ऊपर बिठा देगा जो प्रो रशियन फैसले करे, क्योंकि रूस कब्जा इस सूरत में करता जब नेटो के ममालिक और अमेरिका खुद यूक्रेन की मदद करने के लिए बराह रास्त आता। अमेरिका यूक्रेन की मदद करने के लिए बराह रास्त इसलिए नहीं आया क्योंकि वो भी ताज़ा 2021 में एक जंग हार के बैठे, अफ़गानिस्तान की जंग, जो उसने खुद ही छेड़ी थी, खुद ही बाय फुट वो दाखिल हुआ था अफ़गानिस्तान में और फिर हार के उसी मुंह को लेकर वापस किया है। इसलिए अमेरिका को ये डर है कि अगर वो यूक्रेन में बराह रास्त आएगा, अगर वो यूक्रेन में बराह रास्त जंग करेगा रूस से, और अगर वो हार गया, क्योंकि 99.9% चांस है कि रूस ये जंग जीतेगा, तो अगर वो जंग हार गया तो उसके सुपर पावर स्टेटस को बहुत शदीद खतरा है। वो सुपर पावर नहीं रहेगा, वो सोल सुपर पावर नहीं रहेगा, उसके मुकाबले में रूस है। और रूस को अब इस बात का कोई डर भी नहीं है कि उस पर यूएन सैंक्शंस लगा देगा, पाबंदियां लगा देगा, क्योंकि रूस के खिलाफ जो करारदाद यूएन की सलामती कौंसिल में पेश की गई उसको तो रूस ने खुद ही वीटो कर दिया। रूस ने एज सिंपल एज दैट उसको वीटो कर दिया, उसकी कोई अहमियत ही नहीं रही। रूस इतना पावरफुल हो चुका है कि नॉर्थ कोरिया पे जब मिसाइल के तजर्बे के बायस सैंक्शंस लगाई जा रही थी तो रूस ने अपने इत्तेहादी नॉर्थ कोरिया की ये जो सैंक्शन थी इनको वीटो कर दिया। रूस अब एक आम रूस नहीं है, अब वो अमेरिका से ऊपर चला गया है। और इस जंग में अमेरिका इसलिए नहीं आया क्योंकि रूस और चाइना इकट्ठे हैं। अमेरिका अगर आता तो बहुत बदतरीन शिकस्त होती उनकी, और ये शिकस्त वो बर्दाश्त न कर सकता और सुपर पावर न रहता। अमेरिका और मगरबी जो यूरोपीय ममालिक हैं वो मकार अयार हैं, उन्होंने यूक्रेन को जंग पे उकसाया, लेकिन मैदान जंग में यूक्रेन को अकेले छोड़ दिया। और 24 फरवरी को जंग का ऐलान हुआ और 24 फरवरी को रूसी फौज यूक्रेन में काफ़ी हद तक दाखिल हो चुकी थी, लेकिन नेटो ने तब तक कोई भी यूक्रेन की मदद नहीं की, यूक्रेन की हिमायत में कोई भी फैसला नहीं किया, बस रूसी जारहियत की मजम्मत करते रहे जिसका कोई असर भी नहीं हुआ रूस पर। 25 फरवरी को उस वक्त नेटो ने असला फराहम करना यूक्रेन को शुरू किया जब पानी सर से ऊपर हो चुका था, पानी सर से गुजर गया था। रूसी फौज यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के मुजाफात में पहुंच चुकी थी। ये क्यों किया? ये उन्होंने इसलिए किया ताकि एक ऑन द फिगर जो होते हैं, जो लिखा हुआ आता है जंग के बाद, उसमें यह हो कि नेटो ने मदद की थी यूक्रेन की।
یہ لکھنے میں تو مدد ہے، دکھنے میں تو مدد ہے، بظاہر یہ مدد ہے، لیکن اس مدد کا کوئی فائدہ نہیں ہے یوکرین کو۔ ہاں انہوں نے ایک یوکرین کے صدر کو یہ پیشکش کی، زیلنسکی کو، کہ وہ ان کی فیملی اور ان کو ملک سے باہر کسی سیف پلیس پہ لے جائیں گے، جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں، ہارنے کے بعد فرار ہونے والا کام۔ لیکن زیلنسکی نے ایک بہادرانہ انداز میں انہیں انکار کر دیا، ان کا مروں گا اپنے ملک میں ہی، لڑ کے مروں گا، سرنڈر نہیں کروں گا۔ زیلنسکی کو بھی، یعنی یوکرینی صدر کو یہ پتہ ہے کہ وہ روس سے نہیں جیت سکتا، وہ ہارے گا اور بدترین شکست ہوگی، اور اس نے خود اپنے بیان میں کہا ہے کہ پوری دنیا نے مجھے اکیلا مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، روس کا پہلا ٹارگٹ میں اور میری فیملی ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے ہتھیار نہیں ڈالے، ورنہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیتا تو روس میرے خیال میں اتنا نہیں ہے ظالم کہ وہ تب بھی شہریوں کو مارتا، بمباری کرتا، وہ ڈائریکٹ نئی حکومت بٹھا دیتا۔ روس کی یوکرین پہ حملے کے بعد فن لینڈ نے ایک بات کی، فن لینڈ کے وزیر اعظم نے، کہ اگر یوکرین پر قبضہ ہوا تو فن لینڈ بھی نیٹو میں شامل ہونا چاہے گا، کیونکہ روس اور اس کی سرحد ملتی ہے اور وہ اپنی ملک کی سلامتی پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ تو اس کا جواب ولادیمیر پوٹن نے بہت ہی مزے کا اور جرأت مندانہ انداز میں دیا کہ جو یوکرین کی طرح نیٹو کا حصہ بننا چاہے گا تو اس کا حل یوکرین والا ہی کریں گے۔ اس جنگ میں بہت سے لوگ، یعنی مغربی میڈیا کے مطابق، یوکرین ایک مظلوم ہے اور رشیا ایک ظالم ہے، مگر در حقیقت رشیا مظلوم ہے، رشیا اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے، رشیا گرم پانیوں تک رسائی چاہتا ہے۔ اگر رشیا کے مطابق اگر یوکرین کو نیٹو کا حصہ اس نے بننے دیا تو نیٹو کے اڈے قائم ہو جائیں گے یوکرین میں، جس کے باعث ویسٹرن وال کمپلیٹ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے رشیا کی تجارت تباہ و برباد ہو جائے گی، کیونکہ وہ سمندر تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے جو یوکرین سے گزر کے انہیں جانا ہوگا، اور ان کی تجارت اوپر سے ایک دم سے نیچے آ جائے گی۔ اسی لیے روس اپنے حق کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، اپنی ملک کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، تو روس اس جنگ میں ٹھیک ہے۔ مغربی میڈیا کے مطابق جو اپنے حق کی جنگ لڑتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، وہ دہشت گرد ہوتا ہے۔ جیسے شام کی حکومت، بشار الاسد کی حکومت اپنے ملک کو بچا رہی ہے تو دہشت گرد ہے۔ حزب اللہ دہشت گرد ہے کیونکہ وہ اسرائیل پہ بمباری کرتی ہے۔ حماس دہشت گرد ہے کیونکہ وہ غزہ کو اسرائیل کا حصہ نہیں بننے دیتی۔ تو اس ویڈیو سے آپ نے سارا یہ جانا کہ یہ جنگ کیوں شروع ہوئی، اس کی وجوہات کیا تھیں، اس کی 2012 سے سٹوری چلی آ رہی ہے، اور آج 2022 ہے، اب یہ روس اور یوکرین کے تعلق ایک جنگ میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ آپ نے یہ ساری صورتحال جانی، آپ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اپنے مہمان احمد مصطفیٰ مغل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔